नमस्कार मेरे युवा साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज 3 मौर्य साम्राज्य एवं मौर्य प्रशासन के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ प्रश्नोत्तरी। हो जाइए तैयार और हमारे युवा साथियों के हल्ला बोल कार्यक्रम में भी हम सभी को एक साथ भागीदार होना है। हो जाओ प्यारे विद्यार्थियों तैयार। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पढ़िए और उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ए महान सम्राट अशोक, बी महापद्म घनानंद, सी बिंदुसार मौर्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। प्यारे विद्यार्थियों आपके पास 5 सेकंड का समय है, सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है जो बहुत बार कंपटीशनों में पूछा जाता है। ऑप्शनों को भी कट करना सीखो प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर लगभग 322 या 23 ईसा पूर्व उन्होंने स्थापना की थी। 137 वर्ष तक शासन करेंगे मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2 भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। ए महान सम्राट अशोक को, बी मौर्य शासक बिंदुसार को, सी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को, डी महान सम्राट सिकंदर को। बताओ साथियों भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गौर करो प्यारे साथियों प्यारे दोस्तों। बताओ इसका उत्तर। इसका सही आंसर होगा सी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को। इसे भारत का मुक्तिदाता भी माना जाता है। इसे भी नोट करना, उत्तर के स्पष्टीकरणों को जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बताइए प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को परास्त किया। ए सिकंदर को, बी मिनेडर को, सी सेल्यूकस को, डी घटोत्कच को। बताओ प्यारे विद्यार्थियों चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को परास्त किया था, हराया था। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा सी सेल्यूकस को। यह सिकंदर का सेनापति था। 305 ईसा पूर्व में उसे पराजित किया था और संधि की उससे। क्वेश्चन नंबर 4 इंडिका पुस्तक का लेखक है। ए चाणक्य, बी मैथनीज, सी विशाखदत्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन छोटा जरूर है लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार RSIS में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंडिका पुस्तक का लेखक है, बताओ साथियों कौन है। इसका सही आंसर होगा बी मैथनीज। ये सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भारतीय इतिहास लिखने वाला पहला इतिहासकार है ये। क्वेश्चन नंबर 5 मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ए पुष्यमित्र शुंग, बी सम्राट अशोक, सी रुद्रदामन, डी बृहद्रथ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है साथियों और अंत में देखना क्वेश्चनों का स्तर बढ़ता जाएगा। मेरा एक उद्देश्य से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना साथियों। बताओ मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम राजा कौन था। इसका सही आंसर है डी बृहद्रथ। 184 ईसा पूर्व इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक हो गया था। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। ए राधागुप्त, बी उपगुप्त, सी नागसेन, डी उपाली। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के अशोक बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक हो गया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे लाडलो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो कई हंस रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन। हाँ जी इसका आंसर होगा बी उपगुप्त। कलिंग विजय के बाद सैम निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वह गुरु मोगलीपुत्र के सानिध्य में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पुराणों के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी माना जाता है। ए दशरथ को, बी कुणाल को, सी संप्रति को, डी सालिशुक को। बताओ पुराणों के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है। साथियों ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो आज मेरे स्टूडेंटों की, मेरे प्यारे विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी है। देखो उत्तर सही बता रहे हैं लेकिन कुछ गलत भी लिख रहे हैं। इसका सही आंसर है बी कुणाल। जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथ अशोक का उत्तराधिकारी संप्रति को बताते हैं। इसे भी नोट रखना। क्वेश्चन नंबर 8 अशोक के समय मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया। उसमें से
कलिंग राज्य की राजधानी कौन सी थी? बताओ साथियों। ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी तोसली, डी स्वर्णगिरी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य को कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में बांटा गया, उसमें से कलिंग भी एक था। बताओ कलिंग राज्य की राजधानी कौन सी थी साथियों? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सी तोसली। ये 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता था। वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र वह कहलाता है कलिंग। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए बीडेन ने, बी जेम्स प्रिंसेप ने, सी टिफनेतलर ने और डी मैक्थनीज ने। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन और मेरा टॉप मोस्ट क्वेश्चन यही है पसंदीदा, जो कि मौर्य साम्राज्य में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था साथियों? इसका उत्तर बताओ क्या होगा। देखो कुछ डी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। ऑप्शनों को कट करो साथियों और इसका सही आंसर बताओ क्या होगा। इसका सही आंसर है बी जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में दिल्ली टोपरा पढ़ा, जबकि टिफनेतलर 1750 में सबसे पहले दिल्ली मेरठ का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10, महान सम्राट अशोक का सबसे बड़ा व लंबा अभिलेख माना जाता है? ए कौशाम्बी का अभिलेख, बी मास्की का अभिलेख, सी भाब्रू का अभिलेख, डी रुम्मीदेई का अभिलेख। बताओ महान सम्राट अशोक का सबसे बड़ा व लंबा अभिलेख माना जाता है। आज समय आपके पास साथियों, सोच के समझ के अच्छी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ के उत्तर बताओ। इसका आंसर होगा सी भाब्रू का अभिलेख। ये 7वां अभिलेख है बैराट विराट जयपुर राजस्थान में। रुम्मीदेई का अभिलेख सबसे छोटा स्तंभ लेख है नेपाल की तराई में। क्वेश्चन नंबर 11, सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन नामक झील का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बी सम्राट अशोक के समय, सी शासक रुद्रदामन के समय, डी शासक स्कंदगुप्त के समय। बताओ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य में सुदर्शन झील है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सौराष्ट्र में गिरनार नामक पर्वत पर सुदर्शन नामक झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ साथियों? इसका सही आंसर है ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और इन तीनों के समय जीर्णोद्वार हुआ था। चारों तैयार कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? बताओ क्या आंसर होगा। ए जैन धर्म को अपनाया, बी ब्राह्मण धर्म को अपनाया, सी बौद्ध धर्म को अपनाया, डी भागवत धर्म को अपनाया। बताओ चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? 5 सेकंड का समय साथियों। आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अभी। इसका आंसर होगा ए जैन धर्म को। जैन मुनि भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर दक्षिण भारत गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 13, कलिंग का युद्ध अशोक और कलिंग के राजा नंदराज के बीच कब हुआ था? कब हुआ था? ए 269 ईसा पूर्व, बी 261 ईसा पूर्व, सी 259 ईसा पूर्व, डी 272 ईसा पूर्व। बताओ कलिंग का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद ही तो अशोक ने धर्म परिवर्तन कर लिया, हृदय परिवर्तित हो गया, वो धर्म को स्वीकार कर लिया और अहिंसा को अपना लिया था, हिंसा छोड़ दी थी। इसका सही आंसर है बी 261 ईसा पूर्व। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस बात को भी नोट कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक ने अपने किस पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? ए कुरनाल को, बी संघमित्रा को, सी महेंद्र को, डी बी और सी दोनों को। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। अशोक ने अपने किस पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था साथियों? बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो जल्दी जल्दी बता रहे हैं, कई तो डी लिख रहे हैं, कई सी लिख रही हैं साथियों। इसका आंसर होगा सी महेंद्र को। इसके साथ में अपनी पुत्री संघमित्रा को भी भेजा था। क्वेश्चन में पुत्र पूछा है, कईयों ने डी लिख दिया, सोचो।
क्वेश्चन नंबर 15, प्रशासनिक व्यवस्था का भारत में जनक माना जाता है, बताओ किसको जनक माना जाता है? ए सिंधुवासियों को, सेंधवासी कह दो, बी आर्यवासियों को, आर्य सभ्यता वालों को, सी मौर्यवासियों को, मौर्य वंश को, डी गुप्तवासियों को, गुप्त वंश को। बताओ प्रशासनिक व्यवस्था का भारत में जनक माना जाता है, पहली बार क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था किसने शुरू की थी साथियों? बताओ। इसका सही आंसर होगा सी मौर्यवासियों को। मौर्य काल में ही प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी साथियों, गौर करना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक ने किसकी प्रेरणा से अभिलेखों या शिलालेखों का निर्माण करवाया था? बताओ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा हुआ भी है। ए डायमैक्स, बी डायोनिसियस, सी मदसोर, डी डेरियस। बताओ किसकी प्रेरणा से अशोक ने अभिलेखों या शिलालेखों का निर्माण करवाया था साथियों? कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? मजे आ रहे हैं ना? इंटरेस्टिंग है ना? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार कंपटीशनों में पूछे भी गए और आगामी पूछे जा भी सकते हैं। इसका सही आंसर होगा डी डेरियस। ईरानी शासक द्वारा डेरियस प्रथम से प्रेरणा ली थी, गौर करना इस बात पे, ईरानी शासक। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य वंश के महान शासक अशोक की राजभाषा थी, बताओ कौन सी थी? ए प्राकृत भाषा, बी पाली भाषा, सी ब्राह्मी भाषा, डी संस्कृत भाषा। एक बार दोबारा पढ़ो, समय आज आपके पास साथियों, सही उत्तर बताना है इसका। मौर्य वंश के महान शासक अशोक की राजभाषा थी, कौन सी थी साथियों? बताओ इनमें से। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज वाले क्वेश्चन। कैसे लग रही हैं साथियों? एक लाइक तो बनता ही है अगर बढ़िया लग रही हैं तो। इसका आंसर होगा ए प्राकृत भाषा। इसी भाषा में भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया, नोट करना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 18, सम्राट बनने से पूर्व अशोक कहाँ का सूबेदार था? ए पाटलिपुत्र का, बी तोसली का, सी तक्षशिला का, डी स्वर्णगिरी का। बताओ सम्राट राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का सूबेदार था? जो उसके पिता थे ना बिंदुसार, उस समय वो कहाँ के सूबेदार थे साथियों? गौर करो। अगर अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप तो बनती है, लाइक तो करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। इसका आंसर होगा सी तक्षशिला का। अवंती प्रांत या उज्जैनी का भी माना जाता है, एक ही बात है साथियों। और उस समय आपने देखा था विद्रोह को भी दबाया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्थनीज ने इंडिका में समाज को कितनी जातियों में बांटा था? जो कि मैक्थनीज उस समय का इतिहास का लिखने वाला मान लो, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने समाज को कितने भागों में या कितनी जातियों में बांटा था? बताओ। ए 5 में, बी 7 में, सी 4 में, डी 3 में। बताओ साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? सही है ना? आपकी तैयारी हो रही है, अच्छा मूल्यांकन हो रहा है ना? इसका सही आंसर है बी 7। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, इन 7 भागों में जातियों को बांटा था मैक्थनीज ने इंडिका पुस्तक में। गौर करना इन 7 पर। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के अभिलेख में क्रम से है। अब देखो क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज हो गए होंगे, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए हाथी, सिंह, बैल, घोड़ा, बी हाथी, सिंह, घोड़ा, बैल, सी सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल, डी हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह। बताओ अशोक के अभिलेख में क्रम से इन पशुओं का चित्र उत्कीर्ण है, बताओ कौन सा क्रम है साथियों? ये क्वेश्चन आईएएस के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है, बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों? कंफ्यूज हो गए देख करके? ऑप्शन देख के देखो, कई तो गोली हो गए। इसका आंसर होगा डी हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह। ये क्रम होगा, तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य साम्राज्य में उच्च स्तर के अधिकारी को कहते हैं, बताओ क्या कहते थे? ए मास्की, बी तीर्थ, सी विष, डी
एकास्मक। बताओ मौर्य साम्राज्य में, मौर्य प्रशासन में उच्च स्तर के अधिकारी को कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों? बताओ। छोटा क्वेश्चन है लेकिन है अति महत्वपूर्ण। बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों? इसका आंसर होगा बी, तीर्थ। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ अधिकारियों का वर्णन किया है। चाणक्य कह दो या कौटिल्य, पुस्तक अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 22, महान सम्राट अशोक के कौन से अभिलेख में आखेटन का त्याग किया गया है? बताओ कौन से अभिलेख में आखेटन का त्याग किया गया है? ए, प्रथम शिलालेख में, बी, तृतीय शिलालेख में, सी, पंचम शिलालेख में, डी, अष्टम शिलालेख में। अब दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। महान सम्राट अशोक के कौन से शिलालेख में आखेटन का त्याग किया गया है? पढ़ो, गौर करो। जो इसके 14 शिलालेख है उनको तो तैयार कर लेना ट्रिक के साथ। साथियों अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कंपटीशनों के अंदर। इसका आंसर होगा डी, अष्टम शिलालेख। अशोक के कुल 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और गुहा लेख माने जाते हैं। नोट करना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य वंश के प्रमुख शासकों का सही कालक्रम है। ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, कुणाल, बृहद्रथ। बी में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, बृहद्रथ, कुणाल। सी में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, बृहद्रथ। डी में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ, कुणाल। बताओ मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य के जो शासक हुए प्रमुख, उनका कालक्रम कैसा है? किस तरीके, पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, ये बताना है। इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य पहले, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर कुणाल और अंतिम बृहद्रथ। कुणाल और बृहद्रथ के बीच में और भी हो सकते हैं, वो अलग बात है साथियों। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से गलत कथन है, गलत बताना है। ए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। बी, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट और भारत का मुक्तिदाता माना जाता है। सी, ये भारत का प्रथम शासक था जिसने अपनी राजनीतिक सीमाएं तय की थी। डी, यह प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। बताओ साथियों निम्न में से गलत कथन कौन सा है? अगर आपने मौर्य साम्राज्य पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है, तो इसका आंसर जरूर बताओगे। साथियों आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? इंटरेस्टिंग है ना, अति महत्वपूर्ण है। अपना मूल्यांकन करो। प्रत्येक बुधवार को जो हमारा इतिहास का टेस्ट होता है और सोमवार को भारतीय राज व्यवस्था का होता है। इसका आंसर होगा डी, ये प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। नहीं, गलत है ये, क्योंकि अशोक ने संबोधित किया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म तथा जाति या वर्ण को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, निम्न में से असत्य है। ए, ब्राह्मण साहित्य और पुराणों में इसे शूद्र बताया है। बी, बौद्ध साहित्य जैन साहित्य में क्षत्रिय बताया है। सी, विशाख दत्त की रचना मुद्राक्षस में इसे वर्सल निम्न कुल का बताया गया है। डी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सूर्यवंशी बताया है। बताओ चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म या जाति या वर्ण को लेकर के जो इतिहासकारों के मत है उनमें असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है साथियों? इसका आंसर होगा डी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सूर्यवंशी बताया। नहीं, गलत है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्षेत्रीय बताया। अधिकांश विद्वान क्षेत्रीय कुल का मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। ये बात नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे मत आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26, यूनानी शासक शैलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? बताओ साथियों, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था भारत का। ए, सम्राट अशोक के साथ। बी, शासक बिंदुसार के साथ। सी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। डी, शासक दशरथ के साथ। बताओ किसके साथ किया था? और पहला इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। शैलुकस की पुत्री थी हेलेना। इसका सही आंसर होगा सी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। 305 ईसा पूर्व युद्ध के बाद संधि ये तय हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लिए और बदले में 4 क्षेत्र दिए थे शैलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को। क्वेश्चन नंबर 27, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? ये बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए, अशोक का बार्बर गुहा अभिलेख। बी, दशरथ का नागार्जुनी गुहा अभिलेख। सी, अशोक का जूनागढ़ शिला अभिलेख।
डी रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। बताओ मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सबसे पहले कहां मिला है, किस अभिलेख में मिला है? बताओ इन चारों में से आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है, वहां सबसे पहले उल्लेख मिला है। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कहां अशोक का नाम मिलता है? 1 नंबर अशोक का नेटूर अभिलेख, 2 नंबर है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, 3 नंबर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, 4 नंबर है खारवेल का गुहा अभिलेख। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ऑप्शन है, बताओ इन चारों में से। ए में दिया 1 और 2, बी में दिया 1 और 3, सी में दिया 2 और 4, डी में दिया 3 और 4। बताओ किस में अशोक का नाम मिलता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में गिना जाता है। साथियों कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत खुश हो रहे हैं अपना मूल्यांकन करके कि ये टॉपिक तो हमारे तैयार है, मौर्य साम्राज्य, मौर्य प्रशासन। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी 1 और 3, क्योंकि मास्की, गुर्जरा, उदयगोलन और नेटूर में अशोक का नाम मिला है। ये चारों तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29, वह मौर्य शासक जिसने यूनान से अपनी राजसभा के लिए एक दार्शनिक की मांग की थी, बताओ कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी बिंदुसार मौर्य ने, सी अशोक मौर्य ने, डी कुणाल मौर्य ने। किसने की थी बताओ यूनान से कि मेरे को राज्यसभा में एक दार्शनिक चाहिए, विद्वान व्यक्ति चाहिए, ये मांग की थी? बताओ ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं साथियों, गौर करो इस बात पे, ठीक है। आंसर होगा बी बिंदुसार मौर्य ने सीरिया के शासक से 3 मांग की थी, सूखी अंजीर, शराब और दार्शनिक। गौर करना इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्राप्त की जाने का विवरण प्राप्त होता है? 2015 कॉलेज स्कूल व्याख्याता में ये क्वेश्चन आया हुआ है, नोट करो इसको, अति महत्वपूर्ण है, दोबारा भी बन सकता है। ए जूनागढ़ अभिलेख में, बी महास्थान अभिलेख में, सी नीतूर अभिलेख में, डी एरागुडी अभिलेख में। अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो, निम्नलिखित किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान की जाने का विवरण मिलता है? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? कई तो गोल हो गए, सुना हुआ ही नहीं है ये क्वेश्चन, है ना? ऐसे ही इसका आंसर होगा बी महास्थान अभिलेख में विवरण प्राप्त होता है। इसे नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 31, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? ए लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख, बी सांची का स्तंभ अभिलेख, सी गिरनार का शिलालेख, डी सारनाथ का स्तंभ अभिलेख। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख मिलता है? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? कैसे हैं क्वेश्चन आज वाले? अगर बढ़िया लग रहे हैं तो लाइक कर दो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा ए लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख। इसे रुम्मीदेही का अभिलेख भी कहते हैं। इस अभिलेख का विषय आर्थिक था और सभी का प्रशासनिक था। इस बात को तो नोट कर लेना, आर्थिक केवल एक और सभी प्रशासनिक। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा। हाँ जी सही है, और उनकी 5 राजधानियां बनाई, ये भी सही है। निम्न में से असंगत बताइए, एक तरफ प्रांत है एक तरफ राजधानी है। जैसे ए उत्तरापथ तक्षशिला, बी दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, सी कलिंग तोसली, डी प्राची मध्य देश उज्जैनी। बताओ इसमें से असंगत कौन से हैं? 5 प्रांतों को याद कर लेना, उनकी राजधानियों को भी याद कर लेना साथियों। कैसा लग रहा है आज वाला क्वेश्चन? और वैसे हमें युवा साथियों के साथ रहना है, हम सब युवा एक होकर के चलेंगे तो ही हमारा हल्ला बोल कार्यक्रम सफल होगा। हमें डिजिटल स्ट्राइक करनी है, सरकार के सिस्टम को बदलना है साथियों, एक साथ होकर के, एकजुट होकर के। साथियों इसका सही आंसर है डी प्राची मध्य देश उज्जैनी। ये गलत है, नहीं, प्राची मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जबकि उज्जैनी तो अवंती प्रांत की राजधानी थी। इसे नोट कर लेना, 5 प्रांत और 5 राजधानियां हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 33, महान सम्राट अशोक से संबंधित गलत कथन है। ए, उसके पिता का नाम बिंदुसार था। बी, इसकी माता का नाम सुभद्रांगी रानी धर्मा था। सी, इनका प्रधानमंत्री राधागुप्त बना था। डी, अशोक ने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। बताओ महान सम्राट अशोक से संबंधित गलत कथन कौन सा है। अगर आपने तैयारी की है तो कीजिए अपना मूल्यांकन। मौर्य साम्राज्य कितना पढ़ा, महान सम्राट अशोक के बारे में कितना पढ़ा है, मूल्यांकन करो अपना। ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, अशोक ने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया नहीं, 8वें वर्ष किया था 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 34, मौर्य प्रशासन या राजनीतिक संगठन से संबंधित कथनों में गलत कथन बताना है। बताओ कौन सा है। ए, मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। बी, सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। सी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। डी, तीर्थ के अध्यक्ष को समाहर्ता कहा गया जो राजस्व एकत्रित करने का कार्य करता था। बताओ गलत कौन सा है। अगर आपने मौर्य प्रशासन पढ़ा है तो अति महत्वपूर्ण है चारों ही बातें, लेकिन एक बात इसमें गलत है दोस्तों, वो बताओ कौन सी है। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है डी, तीर्थ के अध्यक्ष को समाहर्ता कहा गया जो राजस्व एकत्रित करने का कार्य करता था। नहीं, तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया था। ये नोट करना साथियों, कितना अति महत्वपूर्ण अंदरूनी क्वेश्चन है। कंफ्यूज हो गए क्या। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक के अभिलेखों में उसके जिस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है वह है, बताओ कौन सा बेटा है जो अभिलेख में बताया गया है, चर्चा की गई है। ए, महेंद्र की। बी, तीवर की। सी, कुणाल की। डी, जालोक की। बताओ कौन से पुत्र की चर्चा की गई है अभिलेखों में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो कई साथी तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि आज हमारा मूल्यांकन हो रहा है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आंसर होगा बी, तीवर की। कौशाम्बी अभिलेख में जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, इसमें उसकी एक रानी कारुवकी या चारुवाकी का भी उल्लेख है। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से अशोक की शिलालेखों से संबंधित गलत कथन है। गलत और सही को गौर किया करो साथियों, कंफ्यूज हो जाते एग्जाम हॉल में, स्थिति कुछ ऐसी होती है। ये गलत पूछ रहा है। ए, प्रथम शिलालेख पशु बलियों की वर्णना करता है। बी, चतुर्थ शिलालेख युद्ध घोष की जगह धर्म घोष बताता है। सी, अष्ट शिलालेख धर्म यात्राओं का उल्लेख करता है। डी, 14वां शिलालेख कलिंग युद्ध और बौद्ध धर्म ग्रहण का उल्लेख करता है। बताओ अशोक के शिलालेखों से संबंधित गलत कथन कौन सा है साथियों। पढ़ो चारों को, एक गलत और 3 सही है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे साथियों। इसका सही आंसर है डी, 14वां शिलालेख कलिंग युद्ध और बौद्ध धर्म ग्रहण। नहीं, ये गलत है। यह बात 13वें शिलालेख में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 13वां। क्वेश्चन नंबर 37, वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था। ए, सम्राट अशोक ने। बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सी, शासक बिंदुसार ने। डी, शासक कुणाल ने। बताओ मौर्य कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया था। 5 सेकंड का समय, उत्तर बताओ प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा। इसका सही आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मगध में 12 वर्षों का भीषण काल पड़ने से चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रभाव से जैन धर्मी दीक्षा लेकर दक्षिण भारत चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से अशोक के स्तंभ लेख उससे संबंधित कथनों में गलत कथन बताना है। ए, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में। बी, अशोक के सारण स्तंभ पर 4 बैल हैं। सी, अशोक के सांची स्तंभ पर 4 सिंह हैं। डी, अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर 1 बैल है। बताओ अशोक के स्तंभ लेख से संबंधित कथनों में गलत कथन बताना है साथियों, गौर करो इस बात पे। इसका आंसर होगा बी, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर 4 बैल है। नहीं साथियों, 4 सिंह हैं, गौर करना। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित लिपियों पर विचार कीजिए। 1 नंबर है ब्राह्मी, 2 नंबर है खरोष्टी, 3 नंबर है ग्रीक, 4 नंबर है अरमाइक या अरमी भी कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां हैं। अब बताओ कौन सी है। ऑप्शन है ए में है 3 और 4, बी में 1 और 2, सी में 1 2 3, डी में 1 2 3 4। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सोचो, सही प्रकार से क्वेश्चनों को पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं मौर्य साम्राज्य से, गौर करो।
इसका आंसर होगा डी 1 2 3 4 चारों लिपियों का प्रयोग हुआ है। गौर करो, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न शासकों पर विचार कीजिए। 1 बिंबिसार, 2 चंद्रगुप्त मौर्य, 3 सम्राट अशोक, 4 रुद्रदामन, 5 समुद्रगुप्त। उपरोक्त में से कौन से सुदर्शन झील से संबंध है? किसका संबंध है बताओ? ए में 1 3, बी में 2 4 5, सी में 2 3 4 5, डी में 2 3 4। समय कम होगा लेकिन उत्तर बताओ साथियों। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या उत्तर होगा? इसका आंसर होगा डी 2 3 4। चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्माण हुआ और 3 शासकों ने जीर्णोद्धार करवाया। तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? बताओ किससे ये प्राप्त होता है? ए अशोक का रोमन स्तंभ अभिलेख से, बी खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से, सी रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से, डी चंद्रगुप्त का गिरनार का अभिलेख से। बताओ कौन से? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था। बताओ ये बात कौन से अभिलेख से प्रमाणित होती है? अति महत्वपूर्ण है साथियों। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? लाइक कर दो, शेयर भी करो इसे। इसका आंसर होगा सी रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गवर्नर पुष्यमित्र वैश्य ने गिरनार नामक पर्वत सौराष्ट्र में सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 42, मौर्यकालीन जनपद के उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम बताइए जो वर्तमान काल के वित्त मंत्री एवं गृह मंत्री के समान है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने 18 अधिकारी जो तीर्थ कहलाते थे उनको तैयार किया तो इसका उत्तर बताओ। ए समाहर्ता, बी प्रादेशिक या प्रदेष्टा, सी पुरोहित, डी नायक। बताओ उस समय का सर्वोच्च अधिकारी जो आज वर्तमान में वित्त मंत्री और गृह मंत्री, जो कि वित्त मंत्री आप देख सकते हो वर्तमान में निर्मला सीतारमण, और गृह मंत्री है कौन? मोटा भाई जो कि अमित शाह। गौर करो उसके समान कौन था अशोक के समय, मौर्य के समय? इसका आंसर होगा ए समाहर्ता होगा। वेरी वेरी मोस्ट है, तैयार कर लेना साथियों इनको भी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से गलत कथन है। ए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। बी भारत में सबसे अधिक अशोक के अभिलेख मैसूर कर्नाटक में मिले हैं। सी मौर्यकालीन के समय प्रादेशिक प्रतिष्ठा अधिकारी जो वर्तमान के कलेक्टर के समान होता था। डी मौर्य काल में निर्माण के दौरान पत्थर वस्तु का अत्यधिक प्रयोग होता था। अब बताओ इसमें से गलत कौन से है? पढ़ो प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? ठीक है ना? बढ़िया है। चलो तो करते जाओ आगे। आंसर है डी मौर्य काल के में निर्माण के दौरान पत्थर वस्तु का अत्यधिक प्रयोग होता था। नहीं, लकड़ी का प्रयोग ज्यादा होता था। नोट कर लो इस बात को साथियों। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल से संबंधित सत्य कथन इस बार सत्य है। गौर करो। ए मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष आषाढ़ जुलाई माह से प्रारंभ होता था। बी मौर्यकालीन अक्षपटल विभाग का नाम वर्तमान के केंद्रीय सचिवालय के समान था। सी मैथनीज ने भारतीय लोगों के उच्च नैतिक स्तर के गुण की प्रशंसा की है। डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बताओ इसमें से कौन सा सत्य है साथियों? पढ़ो अच्छी तरीके से, मूल्यांकन करो, क्वेश्चन को गहराई से पढ़ा करो, एक एक लाइन को अच्छी प्रकार से समझा करो दोस्तों। उसके बाद आंसर बताओ, अपना मूल्यांकन करना है। बताओ साथियों, बताओ बताओ। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तीनों कथनों को नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, अशोक के धम्म को क्या कहा जाता है? ए सामाजिक समस्याओं के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण, बी सामाजिक नैतिक आचार संहिता, सी धर्मशास्त्रों का विकसित रूप, डी दूषित बौद्ध धम्म। बताओ अशोक के धम्म को क्या कहा जाता था साथियों? अब देखो कई तो गोल हो गए, अभी तो 5 क्वेश्चन और हैं साथियों। टोटल 50 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं और आगामी भविष्य में पूछे जा सकते हैं। और अगला हमारा टॉपिक होगा गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल, भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है इतिहास का।
इसका आंसर होगा बी सामाजिक नैतिक आचार संहिता। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में दी गई है, इसे भी नोट कर लेना। तो इसका आंसर होगा बी। गौर करो साथियों, सही उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 46, मैग्नीज की इंडिका के बारे में कौन से कथन असत्य है? 1 नंबर ये अपने मूल रूप में उपलब्ध है। 2 नंबर ये मौर्य के नगर और सैनिक प्रशासन का विस्तृत विवरण देती है। 3 नंबर ये मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजित करती है। 4 नंबर है यह मौर्य काल में भारत में दास्ता और महाजन के प्रचलन की पुष्टि करता है। नीचे दी कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक होगा केवल 1, बी में होगा 3 4, सी में होगा 1 4, डी में 1 2। पढ़ो दोबारा, मैग्नीज की इंडिका पुस्तक के बारे में है चारों बातें, लेकिन इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि गलत कौन सी बातें हैं। आंसर होगा सी 1 और 4। इंडिका पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, गौर कर लेना। और दास्ता नहीं बताई थी, अति महत्वपूर्ण है साथियों। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से अशोक के शिलालेखों से संबंधित सत्य कथन है। 1 नंबर है प्रथम शिलालेख इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। 2 नंबर है 13वां शिलालेख इसमें कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख किया है। 3 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति संबंधी उल्लेख है। 4 नंबर 8वें शिलालेख में आखेट का त्याग है। अब बताओ क्या होगा? ए में 1 2, बी में 3 4, सी में 1 2 3, डी में 1 2 3 4। बताओ, सत्य कथन बताना है, ये भी गौर कर लो साथियों। इसका आंसर होगा डी 1 2 3 4। चारों बातें सही है और नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। 1 नंबर है इसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य स्थापना की। 2 नंबर 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेलुकस निकेटस को पराजित किया। 3 नंबर सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह इससे करवा दिया, अपने राजदूत मैग्नीज को इसके दरबार में भेज दिया। इसके शासनकाल में पुष्यवित्ते ने गिनार नामक पर्वत सौराष्ट्र में सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया। अंत में दक्षिण भारत सर्णोइला मैसूर जाकर उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्यागा। बताओ इसका आंसर नीचे। आंसर होगा डी 1 2 3 4 5। पांचों ही बातें है सही, नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। मेरा उद्देश्य आप तक ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंचाना, तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, मौर्य शासक बिंदुसार से संबंधित कथनों में असत्य कथन बताना है। 1 जैन साहित्य के अनुसार बिंदुसार की माता हेलेना थी। 2 नंबर यूनानी लेखक इसे एमित्रोचेटस कहते थे। 3 नंबर वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। 4 नंबर इसके दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए थे, डायमैक्स और डायोनिसियस। 5 नंबर है बिंदुसार ने सीरिया के शासक 3 चीजें मांगी थी, मीठी मंदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। उसमें 2 तो भेज दी, लेकिन सूखी अंजीर नहीं भेजी थी। अब बताओ असत्य कौन सा है साथियों? समय कम हो सकता है, क्वेश्चन बड़े, लेकिन मेरा उद्देश्य मैटर आप तक पहुंचाना। बताओ इसका आंसर क्या होगा? असत्य बताना है बिंदुसार से संबंधित कथनों में। इसका सही आंसर है ए 1 5, क्योंकि माता दुर्धरा और दार्शनिक नहीं भेजे थे। नोट कर लेना इन दोनों बातों को, ये असत्य और तीनों बातें वो सत्य है, अति महत्वपूर्ण है। हेलेना माता नहीं थी, दुर्धरा थी। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम लास्ट साथियों, इसको तो बता दो क्या उत्तर होगा। देखो खुश हो गए आज मेरे सभी साथी। कैसे लगे आज वाले क्वेश्चन? लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दो। क्वेश्चन नंबर 50, महान सम्राट अशोक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। 1 नंबर मास की तरह गुजरा अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। 2 प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, शिव का उपासक था, कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। 3 नंबर अशोक राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की धर्म यात्रा की थी। 4 अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस्त थे। अब बताओ इसमें सत्य कथन कौन सा है साथियों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों बातें नोट करो। 4 नंबर अति महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा डी 1 2 3 4। चारों ही बातें सत्य है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों को नोट कर लेना। 4 नंबर तो वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार कंपटीशनों में पूछी जाती है। तो साथियों कैसा रहा आज वाला टेस्ट? इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अति महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन भी करना साथियों, और कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने सही हुए।
मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा गुप्त साम्राज्य बुधवार, उससे पहले भारतीय राज व्यवस्था का होगा राष्ट्रपति सोमवार को। आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे जी? इस टॉपिक में और भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने केवल अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया। उत्तरों का स्पष्टीकरण तो जरूर देख लेना। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें जरूर तैयार कर लेना साथियों। वेरी वेरी मोस्ट है। अब मैं आपका 5 मिनट का समय और लेता हूं साथियों, जो कि आज देख रहे हो पूरे भारत के अंदर हमारे युवा साथी किस तरीके से हल्ला बोले हैं सिस्टम के विरोध में। वैसे साथियों, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये नहीं कि कांग्रेस है या बीजेपी, हमें सिस्टम के विरोध में आना है। क्योंकि हम देखते हैं भारतीय युवा कितना बेरोजगार हो गया है, जो कि देखा जाता है कंपटीशन करवा लिए जाते, रिजल्ट नहीं दिए जाते, फॉर्म भरवा लिए जाते, एग्जाम नहीं करवाए जाते। तो आज पूरे भारत के युवाओं को एक होना होगा और सरकार सिस्टम के विरोध में आना होगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अन्य कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो साथियों, उसके अंदर हमें भागीदार बनना होगा, एक साथ आगे आना होगा। क्योंकि युवा के अंदर ऐसा जोश है, जज्बा है, जुनून है। कहा जाता है ना कि तू चाहे तो हौसलों से रुखे तस्वीर मोड़ दे, डगमग नाव किस्मत की बुलंदियों से जोड़ दे, लक्ष्य अटल कदम मिलाकर चल, सफलता कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। हमें सिस्टम को बदलवाना है, जो कि 1 वर्ष का कैलेंडर जारी होना चाहिए, समय पे एग्जाम होने चाहिए, समय पे ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। साथियों, एक हो जाओ, अब ये मौका है, हमें डिजिटल स्ट्राइक करनी है। देखा जा रहा है सभी हमारे यूट्यूबर चैनल जो हैं, एजुकेशन के हो चाहे अन्य किसी विभाग के हो, आपने देखा सभी हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमें यहाँ पर कोई पार्टीबाजी नहीं करनी कि कांग्रेस है बीजेपी है, नहीं, हमें सिस्टम को बदलना है। युवाओं को जोश जज्बा जुनून दिखाना है कि युवा में कितनी ताकत है। देखो 23-24 वर्ष की आयु में भगत सिंह फांसी पे झूल गए थे, याद करो 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में भारत को नाम दिला दिया था। तो साथियों, अब हमें एक होने की जरूरत है, तभी सिस्टम बदलेगा। जो हम देखते हैं सरकारी नौकरियों में जो धांधली हो रही है, वो तभी युवा जागो, एक हो जाओ, क्योंकि तभी सिस्टम बदलेगा। क्योंकि एक कोशिश और कर, बैठना तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर, विश्वास को तू दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना, एक कोशिश और कर, तू एक कोशिश और कर। कहा जाता है ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो युवा को अब कोशिश करनी होगी। हम सभी शिक्षकगण, टीचरगण आपके साथ हैं, क्योंकि देखा जाता है कि हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। हमारा और आपका ये मानो पिता पुत्र का संबंध होता है, जो कि हम आपको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद हो तो क्या होगा साथियों? तो इस बात पर गौर करो और अब हमें डिजिटल स्ट्राइक करनी होगी, सरकार के सिस्टम को बदलाना होगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमें किसी पार्टिकुलर नेता के विरोध में नहीं बोलना, हमें सिस्टम के विरोध में बोलना है। क्योंकि पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष बढ़िया होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो सिस्टम को बदलना है कि ये सिस्टम बदलना चाहिए। एक वार्षिक साल भर का कैलेंडर जारी होना चाहिए। जो युवा मेहनत करता है उसकी माँ कितनी आस करती है, उसके परिवार वाले कितनी आस करते हैं, उन आसों पे खरा उतरना होगा। तो इसलिए ये मानो कि अब हमें सभी युवा साथियों को एकजुट होना होगा, एक साथ आगे आना होगा, तभी सरकार को पता चलेगा कि किस तरीके से ये मानो युवा है वो बदल सकते हैं। कहा जाता है ना कि युवा ही तो भारत का भविष्य है, तो आज फिर उनका भविष्य अंधकारमय क्यों हो रहा है? बताओ, सरकार को जवाब देना चाहिए, आगे
आना चाहिए कि हाँ भी हम युवाओं के लिए ये करेंगे। जो भी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे मंत्रीगण हो, नेतागण हो, उनको आगे आना चाहिए। तो युवाओं जागो, एक हो जाओ। अब युवाओं की शक्ति दिखाने का समय आ गया है। देश को, सिस्टम को बदलना होगा साथियों। तो इसलिए सभी एक हो जाओ, यही तो हमारा कार्यक्रम है हल्ला बोल। तो आज मैंने आपके 5 मिनट और अतिरिक्त एक्स्ट्रा लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और अंत में यही कहूंगा, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।